हम लोग स्टार्ट हम लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बीपीएससी के अंतर्गत विभिन्न सब्जेक्टों को पढ़ना होता है और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री पेपर एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है और इससे एग्जामिनेशन में बिहार को इंक्लूड कर दिया जाए तो 35 से 38 क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी कभी ये 40 को भी क्रॉस कर जाता है। तो जो हमारा 150 में सिलेक्शन होता है उस सिलेक्शन में इसका 35 से 38 क्वेश्चन का बहुत अहम रोल होता है और इसी अहम रोल को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि इतिहास को हमको कैसे पढ़ना है, इसकी हम लोग प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे और चैप्टर वाइज इनके चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जैसा हमने बताया कि अब हिस्ट्री पेपर है, तो हिस्ट्री पेपर जो है, अब हिस्ट्री पेपर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे तो अब हिस्ट्री पेपर के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसे इतिहास को हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एक प्राचीन भारत है, दूसरा मध्यकालीन भारत है और तीसरा आधुनिक भारत है और चौथा कि बिहार से संबंधित इतिहास के बारे में क्वेश्चन होता है। अब ये बिहार से जुड़ा हुआ जो भी हिस्ट्री क्वेश्चन होता है या तो इसमें इंक्लूड होता है या इसमें इंक्लूड होता है या इसमें इंक्लूड होता है, इसको हम इसमें जोड़कर भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग ढंग से भी इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जब अभी हम पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इसकी सिलेबस को समझना होगा कि बीपीएससी में कहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है। तो बीपीएससी में सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह है भारत के इतिहास के स्रोत से, यानी भारत के इतिहास का जो लेखन हुआ है, इस इतिहास के लेखन से के लिए कहाँ कहाँ से स्रोतों को कलेक्ट किया गया है, तो उन स्रोत से एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है। फिर हम लोग इतिहास के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी को प्राप्त करते हैं कि इतिहास के प्रारंभिक जानकारी क्या है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रवेश करेंगे। फिर हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से वैदिक संस्कृति के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है उन धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मगध साम्राज्यवाद का विकास हुआ है, उस मगध साम्राज्यवाद को पढ़ेंगे और इस तरह से भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ है, उन विदेशी आक्रमणों को देखेंगे। तो एक क्रम हमारा इतिहास में चलता शुरू हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। और जैसा हम आपको बता रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि जैसे आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन में अगर यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 6 ही क्वेश्चन पूछता है तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है और 150 क्वेश्चंस में 110 का आपको टारगेट पूरा करना है ताकि आपके पीटी में कोई किंतु परंतु लेकिन और बट नहीं रहे। तो हम इस 5 और 6 को भी एक अहम रोल के रूप में देखेंगे। बिना इस 5-6 से हम 110 के दायरे में पहुंचने में हमको भारी कठिनाई होगा। इसलिए साइकोलॉजिकल ढंग से आप इसको बात को समझिए कि जहां से 20 क्वेश्चन आता है, जहां से 5 क्वेश्चन आता है, हर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप 5 क्वेश्चन को छोड़कर रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से आइडिया बनाइएगा कि प्राचीन भारत के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसा अभी हमने चर्चा किया था कि भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे तो वह देखेंगे कि इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास का कौन सा स्रोत है
और उस स्रोत को हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यही ना। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो इतिहास का स्रोत क्या है। अब देखिए, भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त से पूरे इतिहास के बारे में समझेंगे। सबसे पहला चीज कि इतिहास कहाँ किसको जाता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि इतिहास मानवीय घटनाक्रम का, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक क्रियाकलाप हो, इन सारे घटनाक्रमों का जो विगत में घटित हो चुका है उसके अनुसंधात्मक अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। यानी इतिहास के अंतर्गत जो बीत चुकी सारी घटनाक्रम है उन सारे घटनाक्रमों को हम एक रिसर्चियल थीम के रूप में शामिल कर सकते हैं। इसलिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब है कि इतिहास के जो स्रोत हैं, वो इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। खास करके जब हम प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण रूप से दो स्रोत हैं। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। आप देखते हैं इतिहास जो है, जैसा मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड का निर्माण काफी प्राचीन है। 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सूर्य का निर्माण करीब 500 करोड़ वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी का निर्माण करीब 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी पर जीवन का विकास 3.6 अरब वर्ष अप्रॉक्स में शुरू हुआ। तो क्या इतिहास की शुरुआत वहीं से माना जाए? तो इतिहास की शुरुआत जो हम देखेंगे तो इतिहास की शुरुआत वहीं से हम मान लेते हैं जहाँ से जीवों का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह मानवीय विकास से जब जुड़ जाता है तो वहाँ से हम लोग इतिहास को अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें भी एक चीज़ हम देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत लिपि का ज्ञान और लिपि का ज्ञान नहीं होना, इसमें एक डिवीजन होता है। अब जैसे एस्क्रिप्ट है, अब एस्क्रिप्ट जो है लिपि, अगर इतिहास का हमको कहीं का कुछ लिखा हुआ अगर मिल गया है तो उसके आधार पर अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमको इतिहास के बारे में ज़्यादा स्पष्ट जानकारियाँ मिल जाती है। लेकिन जहाँ हमको लिपि का ज्ञान नहीं है तो वहाँ के इतिहास को जानने के लिए हमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी करना पड़ता है और उसका रिसर्च समझना पड़ता है। उसके आधार पर हम लोग इतिहास को अध्ययन करते हैं। अब जैसे पुरातात्विक स्रोत है, अब आप देखेंगे कि इतिहास का जो डिवीजन है उस इतिहास के डिवीजन में देखेंगे इतिहास को अनेक ढंग से बांटा गया है। जैसे एक है आदि इतिहास, उससे पहले है प्राक इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल फेज। आप देखेंगे ये प्राक इतिहास जो है, यह प्राक इतिहास इतिहास का वह कालखंड है जिसका हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यानी उस समय के जो पुरातात्विक वस्तुएं थी उन वस्तुओं के आधार पर उस समय के इतिहास को लिखने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें सारा महत्वपूर्ण जो स्रोत आ जाता है वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। आदि इतिहास में जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमको लिपि का ज्ञान हो चुका है लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि का हमें ज्ञान है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ने में हमको सफलता नहीं मिला है।
तो वहाँ के इतिहास को हम आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक काल जो है वो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिसमें हमको लिखित साक्ष्य भी मिल गया है और उसको हमने पढ़ने में सफलता को भी प्राप्त कर लिया है। तो तीन चीज यहाँ समझ लेंगे, प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है उसको हम प्राक इतिहास रखेंगे। आदि इतिहास उसको कहेंगे जिसका लिखित साक्ष्य मिल गया है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिला है। ऐतिहासिक काल उसको हम कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य मिल गया है और पढ़ने में हमको सफलता भी मिला है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फेज, ये तीन भाग में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ हमने लिखा है पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत इतिहास में क्या होता है? अब पुरातात्विक स्रोत इतिहास में वह स्रोत होता है जो अवशेष के रूप में हमको प्राप्त होता है, जैसे जीवाश्म के रूप में, फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होता है। जिस तरह से कोई वस्तु खिलौना के रूप में प्राप्त होता है, कोई हथियार के रूप में प्राप्त होता है, कोई भवन के रूप में प्राप्त होता है, कोई मुहर के रूप में प्राप्त होता है, इस सारे चीज़ों को हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रख के इतिहास का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। अब जैसे हम वैदिक काल से देखेंगे कि वैदिक काल से भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक साक्ष्य मिलना शुरू हो गया। अब जैसे वैदिक काल के अंतर्गत जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ये सारा तथ्य हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से इतिहास की जानने की एक प्रचुरता हमको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें इतिहास को बड़ी ही आसानी से और समझदारी से पढ़ने की ज़रूरत होता है ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ भी सकें और चीज़ों को पढ़ भी सकें। जैसे तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आप इतिहास को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो अब आप मान के चलिए कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से सिलेबस है। उससे पहले जो कुछ जानकारियां दिया भी गया है तो बस वो सांकेतिक जानकारी है, वहाँ से ज़्यादा एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं आता है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे इतिहास का स्रोत है एक जटिल सब्जेक्ट के रूप में, जटिल चैप्टर के रूप में। अब इसको जब हम एक बार याद करने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए उबाऊ बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा रणनीति क्या होता है कि जब हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस समय में उस चैप्टर के बारे में जो भी हमारा स्रोत होगा इतिहास का, उन स्रोतों को हम जानने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर हम लोग इतिहास को लिखने का काम करेंगे। अब जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, अब सिंधु घाटी की जब सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का क्या इतिहास है, क्या स्रोत है, उस स्रोत को हम वहाँ पढ़ लेंगे। जब हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो वैदिक संस्कृति के इतिहास को लिखने के लिए किन किन स्रोतों की आवश्यकता हुआ है उस हम वैदिक संस्कृति को जान लेंगे। उसमें भी हम ऋग्वेद काल के अलग स्रोत देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का हम अलग स्रोत देखेंगे। अब हम 6th सेंचुरी बीसी में आएंगे तो 6th सेंचुरी बीसी के इतिहास को जानने का कौन कौन सा स्रोत है, वहाँ से हम तथ्य को कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे इतिहास आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, चैप्टर वाइज हम उसके जानकारी के स्रोतों को वहीं याद करते चल जाएंगे, तो इस चैप्टर को आसानी से और गुणवत्तापूर्वक ढंग से हम याद कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार ही पूरे स्रोतों को आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कठिनाई होता है और इंटरेस्ट इसमें नहीं आ पाता है। तो पढ़ाई को कभी भी इंटरेस्ट के साथ अगर आप करते हैं तो आपके मेमोरी में वो जाएगा और वह आपके लिए बहुत ही काम करेगा। इसलिए हमने एक आपको जानकारी दिया है। अगर आपको चैप्टर वाइज सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो इसको हम एक अलग चैप्टर के रूप में भी आपको पढ़ा देंगे, आपके पास PDF भी चला जाएगा,
और उसके आधार पर आप उसको तैयार कर लेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो चैप्टर हमारा शुरू होता है इतिहास का, हम उस बात से काम करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय है भी नहीं, तो ज़्यादा इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग मेन मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीधा शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिंधु घाटी के सभ्यता से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता। अब इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन की संभावना रहता है। अब इस चैप्टर को पढ़ के हम कम से कम एक क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं और इसी एक होते हुए 110 के टारगेट पर हम पहुंच सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह पढ़ना होता है कि सिंधु घाटी में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में इस स्थल, जो भी सिंधु स्थलों की खुदाई किया गया, वह सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के तट पर था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। सहायक नदी समझते हैं कि मुख्य नदी में जो आकर नदी मिलती है उसको हम सहायक नदी कहते हैं। इसे आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा में आकर मिल जाती है। तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदी जैसे सतलज था, ब्यास था, रावी था, झेलम था, ये सारा बहुत सारी नदियां थी। ये नदियां के आसपास ही इस स्थल के बारे में जानकारी मिला, इसलिए इसका नाम कर दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सिंधु स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ जो सिंधु घाटी यानी सिंधु और उसके सहायक नदियों के तट से बाहर अवस्थित था। अब इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता रखना उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। तब सवाल आया कि इसका सबसे उचित नामकरण क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या होगा, और उसमें लॉजिक भी दे सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम होगा हड़प्पा की सभ्यता। अब आपके ध्यान में आएगा कि हड़प्पा का ही सभ्यता क्यों कहा जाए इसको, दूसरा भी नाम तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम भी पुकारा है। तो हड़प्पा की सभ्यता ही हम इसको क्यों कहेंगे। तो हड़प्पा की सभ्यता हम इसको इसलिए कहेंगे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पुरातत्व का यह नियम है कि जब भी किसी सभ्यता के बारे में हमको पता चल जाता है और सबसे पहले जहां उसका उत्खनन करके उस सभ्यता के रहस्य को उजागर किया जाता है, तो उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो चूंकि 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी तात्कालीन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल नामक जिला में, जो पहले माउंटगोमरी जिला था, साहिवाल नामक जिला में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किया और यह बताया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह वैदिक संस्कृति या सभ्यता नहीं है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि इससे पहले भारत में यह प्रचलित था
वैश्विक लेवल पर प्रचलित था कि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति वैदिक संस्कृति है, लेकिन इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह हड़प्पा की सभ्यता है। इसलिए इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नामकरण जो होगा वह होगा हड़प्पा की सभ्यता। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी इसलिए कहा गया कि प्रारंभ में सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के तट पर इस स्थल की खुदाई हुआ था, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसका सबसे उपयुक्त नामकरण क्या होगा, तो हड़प्पा सभ्यता होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार जब भी हम किसी स्थल की खुदाई करते हैं और सर्वप्रथम जहां खुदाई करते हैं तो उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में रावी नदी के तट पर स्थल था। और उस समय के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर यह खुदाई किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता होगा। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नेचर कैसे था। तो जब हम नेचर की तरफ जाएंगे तो नेचर के बारे में जब हम देखेंगे तो नेचर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नेचर क्या था, प्रकृति क्या था उसको। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, एक एक शब्द को हम लोग समझना शुरू करेंगे। जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह सभ्यता को हम लोग हड़प्पा जिस सभ्यता को हम लोग कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय या शहरी सभ्यता थी। अब एग्जामिनेशन में जनरल कंपटीशन में सीधे पूछ देता है, लेकिन क्वेश्चन का जब ट्रेंड चेंज कर रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से आपकी डीप नॉलेज को भी पूछा जाता है। और जैसा हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जामिनेशन में किसका सिलेक्शन होगा और नहीं होगा वह 10-20 नंबर डिसाइड नहीं करता है। जैसे आप सिंपल वे में भी प्रिपरेशन करना शुरू कर लेंगे तो आपको 90-95 नंबर तक आना शुरू हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन होता है 99 पर, 100 पर, 105 पर। तो 5-10 ही क्वेश्चन 150 में 10 से 20 ही ऐसा क्वेश्चन होता है जो ये डिसाइड कर देता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं ना कि क्रिकेट में एगी दुगी लिया जाता है, लेकिन जिस टीम क्या होता है कि एगी दुगी पर ध्यान देते हुए भी बीच बीच में बाउंड्री देते रहता है, उसको जीत मिल जाता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रश्न सिर्फ आपके जैसे कुछ छात्र अगर निकाल सकते हैं उस जवाब को, तो ऐसे ही छात्रों का सिलेक्शन होता है। इसलिए उस विशिष्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपकी प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ता है। अदरवाइज आप सिंपल ढंग से भी 90-95 नंबर लेते आएंगे, कभी पीटी होगा, कभी नहीं होगा, कभी मेंस में फंस जाएंगे, कभी कहीं फंस जाएंगे। तो यह नुका छिपी का खेल चलता रहेगा। आप विभिन्न पंचवर्षीय योजना से गुजरते रहेंगे। युवावस्था में तैयारी शुरू करता है छात्र, प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक समग्र तैयारी नहीं करता है। इसलिए पढ़ाई में उबने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी चीज को पढ़िए तो पढ़ते समय इस बात को गौर से समझिए कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या है। हम टीचर होकर अगर आपको उसकी गंभीरता बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स में ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी गंभीरता है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे बीपीएससी के विभिन्न सब्जेक्ट के माध्यम से 150 में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको पढ़ने के लिए आपको पूरा 100% रिसर्च करना पड़ेगा। तो हम उस अतिवादी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होगा कि विभिन्न सब्जेक्ट के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल लेवल पर भी नहीं रखेंगे ताकि कट ऑफ से नीचे हम ना रह जाएं।
हम एक ऐसा तरीका बनाएंगे जिसमें हम कटअप के अंदर आ जाएं। इसलिए हमको विशिष्ट क्वेश्चन को समझना होगा। अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, नगरीय को ही हम शहरी कहते हैं। अब इसको समझना होगा कि कोई भी नगर या शहर एक दिन में नहीं बनता है। जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है, फिर व्यापार शुरू होता है, और इस व्यापार के बाद क्या होता है कि वहाँ आके विभिन्न क्षेत्र के लोग बसना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से एक शहरी संस्कृति का निर्माण होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए जमशेदपुर शहर। अब जमशेदपुर शहर जो थे वो पहले एक जंगली क्षेत्र था। अब जमशेद जी टाटा वहाँ पर आए, और आने के बाद उन्होंने एक वर्कशॉप लगाया, छोटा सा टिस्को का खोल किसकी स्थापना किया। अब उसमें काम करने के लिए लोग आए। अब उस काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए शिक्षक की ज़रूरत था, अब डॉक्टर की ज़रूरत था, सामान बेचने वाले की ज़रूरत था, कलाकार का ज़रूरत था मनोरंजन करने के लिए। अब विभिन्न क्षेत्र के लोग आना बसना शुरू कर दिया। तो हुआ कहाँ था शुरुआत? तो हुआ यह था कि टिस्को कंपनी की वहाँ पर एक छोटे लेवल पर स्थापना किया गया और बन गया एक जमशेदपुर शहर। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का नियम है कि कोई एक सेक्टर को आप ओपन कर देते हैं तो उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की आवश्यकता के लिए विभिन्न सेक्टर के लोग आता है, और एक सेक्टर वाले की दूसरे सेक्टर वाले की आवश्यकता पड़ता है। अब जैसे पटना में स्टूडेंट रहता है, अब उस स्टूडेंट के लिए सब्जी वाले को सब्जी की ज़रूरत है, तो सब्जी वाले को तो डॉक्टर की भी ज़रूरत है, और डॉक्टर वाले को भी सब्जी वाले की ज़रूरत है, और दोनों को टीचर का ज़रूरत है, टीचर को भी सब्जी वाले की ज़रूरत है, उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत है। अब ये सभी लोग को कपड़ा की भी ज़रूरत है, और कपड़े वाले को भी टीचर का ज़रूरत है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम अगर 50-100 लड़कों को 50-100 आदमी को कहीं जॉब देते हैं तो उससे हजारों जॉब क्रिएट हो जाता है। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आज से नहीं सदियों से आ रहा है। तो जैसा हमने बताया कि मानव का एक क्रमिक विकास क्रम है, उतने पीछे हमको नहीं जाना है, वो यूपीएससी का सिलेबस है। बीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से इतना आप समझिए कि नवपाषाण काल जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7000 BC भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत माना जाता है। तो नवपाषाण काल से पहले तक मानव जो था वह घुमक्कर जीवन जिया हुआ करता था, यायावरी जिंदगी जिया करता था, यत्र तत्र घूमा करता था। ये न्यूलिथिक एज जो था, यह नवपाषाण काल, वह मानवीय जीवन का एक क्रांतिकारी काल के रूप में जाना गया, क्योंकि इस फेज में जब मानव आया तो इसमें आने के बाद मानव ने अस्थायी रूप से निवास बना लिया। मानव इससे पहले खेती नहीं करता था, एग्रीकल्चर नहीं करता था, अब उसने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। यानी इससे पहले वो फूड कलेक्टर था, अब फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी वह खाद्यान्न का उत्पादन करना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी से बने हुए बर्तन मृदभांड का निर्माण करना शुरू कर दिया। चाक के प्रयोग के माध्यम से उसने पहिए का निर्माण कर लिया, और इस तरह से हम देखते हैं कि छोटी छोटी बस्ती का निर्माण होना शुरू हुआ। अब ये छोटी छोटी बस्ती में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि विकास क्या होता है, क्रमिक गति से आगे की ओर बढ़ता है, और इसका परिणाम के रूप में हमको सिंधु घाटी की सभ्यता दिखाई पड़ता है, हड़प्पा की सभ्यता हमको दिखाई पड़ता है। तो हड़प्पा की सभ्यता एक विकसित स्वरूप में आ गई थी, यानी यह नगरीय या और शहरी कॉन्सेप्ट में आ गया था। आप प्राचीन काल के इतिहास को उल्टा के देखेंगे या मध्यकाल के इतिहास को उल्टा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सभ्यता थी वह नदी घाटी के क्षेत्रों में ही विकसित हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन मौजूद था, परिवहन का बेहतर व्यवस्था उपलब्ध था। आप देखिएगा कि पटना शहर तो गंगा नदी पर, कानपुर तो कहाँ गंगा नदी, लखनऊ कहाँ पर तो गोमती नदी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विभिन्न नदी है, अयोध्या कहाँ तो सरयू नदी। कोई जितना भी बड़ा शहर है, आज के समय में जितने बड़े बड़े शहर देखेंगे आप, समुद्र के बगल में है या नदियों के बगल में है। तो इतिहास यह रहा है कि जहाँ मानव के लिए उपयुक्त वातावरण बना है वहीं बसना शुरू किया है,
और व्यापार के लिए सबसे मुफीद जगह जो वहाँ है, वहीं पर और जो है शहरों का निर्माण हुआ है। तो इसलिए हम देखेंगे कि यह नगरीय और शहरी थी, और यह रातारात नहीं हुआ था, एक क्रमिक विकास के रूप में आया था, जो एक विस्तृत अध्ययन की विषय है। आप बस यहाँ यह समझिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी, इसकी प्रकृति के रूप में हम देखेंगे। दूसरा देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उसकी सामाजिक व्यवस्था जो थी, उसमें माताओं का स्थान बहुत ही ऊंचे था। अब कहिएगा कि इतिहास का इस चीज़ का तो कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी? तो कहा जाता है कि व्यक्ति के चाल ढंग से पता चल जाता है कि व्यक्ति की हैसियत क्या रही होगी। आपने हिंदी सिनेमा में देखा होगा कि राजकुमार का जो है जैसे डायलॉग सुनता होगा आपने, ठीक है, उसमें कहता है कि इंसान की पहचान, उसकी औकात की पहचान उसकी जूतों से होती है। तो हम हाल जो है उसकी स्वरूप देख के समझ जाते हैं कि इसकी स्थिति क्या रहा होगा। अब किसी भिखारी को हम सूट बूट में तो नहीं देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई सूट बूट में भिखारी चले। अब जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब मातृसत्तात्मक सभ्यता कैसे थी? तो रुझानों से कैसे, मतलब जो अवशेष प्राप्त हुआ है, अब विभिन्न सिंधु स्थलों के खुदाई से भारी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। तो इसके कारण इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। क्लियर है? भारी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिलने से ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। लेकिन ऑप्शन जो है एग्जामिनेशन में दे देता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कैसे? तो वहाँ एक विकल्प में दे देगा आपको। तो कैसे थी और कैसे माना गया, ये दो क्वेश्चन हो जाता है। तो माना इसलिए गया क्योंकि भारी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। थी क्यों? तो क्योंकि यह एक जनजातीय सभ्यता थी। यह एक जनजातीय सभ्यता थी, बस इसी को समझना है आपको। इसलिए यह एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो यहाँ से मातृसत्तात्मक भी समझ में आ गया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आप देखेंगे तो कांसे का प्रयोग नहीं किया गया था। मानवीय विकास क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले वो लोग हथियार के रूप में, उपकरण के रूप में पत्थर का प्रयोग किया था। ठीक है। नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि वह तांबे का ज़्यादा प्रयोग शुरू कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव ने धातु के रूप में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वह तांबे का प्रयोग किया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आके वो तांबे का प्रयोग करता रहा, उसको छोड़ा नहीं, लेकिन तांबा और टीन को मिलाकर एक नया मिश्र धातु बना लिया जिसको हम कांस्य कहते हैं, और इसकी यह प्रमुखता को रख दी गई, इसलिए यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा यह जो थी वह द्रविड़ियन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि इसमें द्रविड़ियन प्रजाति के लोग ज़्यादा थे। अब रैसिकल होता है, विभिन्न प्रजाति के लोग होता है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय थे। तो भूमध्य सागरीय में से ही एक द्रविड़ियन होता है, तो जो दक्षिण भारत में मूल रूप से अभी देखा जाता है, तो उस प्रजाति के ये लोग थे, इसलिए इसको एक द्रविड़ियन सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत भी रखते हैं
क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका लिपि को हमको ज्ञान हो गया है, लेकिन हम पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत भी रखते हैं। तो ये सारा इसका क्या हो गया? नेचर हो गया। एक एक चीज़ को समझते चलना है, क्योंकि मेरा थीम है कि सिंधु घाटी पढ़िए, तो फिर सिंधु घाटी से क्वेश्चन हमें नहीं छूटना चाहिए। और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और यह कॉन्फिडेंस आपको रिजल्ट दिला देगा। ध्यान रखिएगा, शुरुआत करना होता है और एक समय देना होता है। शुरुआत कीजिए, समय दीजिए, आपको निश्चित रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि 20 साल से यह अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए हैं, और मैंने यही देखा कि ब्रिलियंट लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, कंप्लीट हुआ करता है जिसमें क्रमबद्धता होती है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जो लगातार काम करने की क्षमता रखता है। तो ये सारा काम अगर आपके अंदर है, आपके अंदर ये सारा गुण है, तो आपको रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो बीपीएससी की रिजल्ट के लिए आप इसी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ आप समझ में आ रहे हैं बात कि नगरीय कैसे थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता क्यों था? क्योंकि जनजाति था, कांस्य युगीन सभ्यता था, यह एक द्रविड़ियन सभ्यता भी था। तो यह इसका हो गया प्रकृति। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम फेज है, वो टाइम फेज क्या था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वह सभ्यता का जो कालखंड पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न चरण हैं। अब एकाएक तो शहर या नगर नहीं बन गया, लेकिन अपने विकसित स्वरूप में C14 कार्बन डेटिंग के हिसाब से, जैसे आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप कि आइसोटोप्स कार्बन का है, तो C14 मेथड से, कार्बन डेटिंग मेथड से हम किसी भी जीवाश्म के फॉसिल्स का उम्र पता लगाते हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से यह पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में 2350 BC से लेकर 1750 BC में था। ये विकसित स्वरूप में था। अब देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान है 50-100 साल ऊपर नीचे जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर 2300 या 2400 विकल्प देके पूछता है और 1700 विकल्प देता है, तो आप 5वां विकल्प पर नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें 50-100 वर्ष आगे भी बढ़ सकता है और 50 वर्ष बहुत पीछे नहीं जा सकता है। 1700 से नीचे नहीं जाएगा, वो ये जा सकता है। एक सामान्य तौर पर उम्र जो है, इसका कालखंड 2350 से 1750 माना गया है, जिसमें यह विकसित स्वरूप में था। इससे पहले भी ये सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का निर्माण जो है, वो तो नवपाषाण काल से ही मेरे हिसाब से शुरू हो गया था, तो छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था। लेकिन 3250 ईस्वी में अपने यह फॉर्म में आ गया था, लेकिन अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में इस फेज में वो आया। अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग इसमें टाइमिंग है, लेकिन आपको यही विकल्प देके पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड के बारे में भी आपको कंप्लीट हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था। अब क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो हम पहले यह समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियाँ थी, वह लिपि राइट्स टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, यानी लेखन कला के इस शैली को वेस्टोफैदोन शैली कहा गया है। वेस्टोफैदोन शैली, ठीक है। इसी को हिंदी में गोमूत्र शैली कहा गया है। जैसे प्राचीन काल की एक लिपि था खरोष्टी लिपि, जो आधुनिक उर्दू के तरह और फारसी की तरह राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो ये वेस्टोफैदोन जो शैली है,
जिसको हम गोमूत्र शैली कहते हैं, इसी शैली में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लिखा गया। लेकिन मुख्य फोकस आपको क्या होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा लिपि से। तो एग्जाम में पहला प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा था, तो यह पिक्टोग्राफ था, यानी भाव चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक था लिपि। दूसरा, इसकी लिखने की शैली क्या थी, तो लिखने की शैली को हम वेस्टोफैदोन शैली कहा गया है या गोमूत्र शैली कहा गया है। तीसरा प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, मतलब दाएं से बाएं लिखा जाता था और फिर यहाँ उर्दू की तरह नहीं जाता था, फिर ऐसे घूम जाता था और इस तरीके से इस लिपि को लिखा जाता था। इसमें 64 मूल जो है शब्द था, 64 को मूल इसमें शब्द था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा मछली की आकृति मिला है या यू आकार देखेंगे सबसे ज़्यादा मिला है। मछली का चित्र पूछेगा तो चित्र में सबसे ज़्यादा मछली के चित्र के रूप में मिला है, और अगर आकार में पूछेगा तो इस आकार का लिपि में सबसे स्थान दिया गया है। अब उससे हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता क्यों नहीं मिला है। तो देखिए, इसकी समकालीन जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता या अन्य सभ्यता आप देखेंगे तो उस सभ्यता में क्या था कि उस सभ्यता में द्विभाषी अभिलेख मिल गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल से द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला है, बड़ा सा भी अभिलेख नहीं मिला है। अब देखेंगे कि एक धौलावीरा नामक स्थान है, तो धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला भी है, तो उसमें मात्र 10 अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो इसके कारण इस सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिला है, मतलब कि यहाँ से कोई द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला है और ना ही यहाँ से कोई जो बड़ा सा अभिलेख मिला है, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियाँ थी उस लिपियाँ को पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन मुख्य रूप से सिंधु स्थलों की खुदाई से जो उसका भौतिक अवशेष प्राप्त हुआ है, वहाँ के जो नगर नियोजन व्यवस्था मिला है, वहाँ से जो उपकरण मिला है, वहाँ से जो वस्तु मिला है, उस वस्तु का जो है थिंकिंग करते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता को समझते हैं और उसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का लेखन शुरू करते हैं और उसी से हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आपको 3-4 चीज़ जानकारी हो गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहा गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नामकरण क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नेचर क्या था, प्रकृति क्या था, वह समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो है मुख्य व्यवसाय क्या था उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या था वह भी पूरा समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आना है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और फिर उसको हम आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझिएगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं और फिर उसको हम स्पेशली आपको वीडियो के माध्यम से फिर आपसे ऑनलाइन जुड़ के भी आपको हम उस समस्या का समाधान कर देंगे। जहाँ भी दिक्कत हो समझने में वहाँ हम समझ सकते हैं। अब यहाँ हम यह देखेंगे कि सिंधु घाट, देखिए कोई भी इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ 3-4 चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे किसी भी सभ्यता के बारे में उसकी सामाजिक स्थिति क्या था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या था, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या था, उसकी धार्मिक स्थिति क्या था, इन सारे चीज़ों के बारे में जानना होता है। फिर उस सभ्यता का विनाश क्यों हुआ उसके बारे में जानना होता है और उस सभ्यता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उसको समझना होता है, उसकी मुख्य विशेषताओं को समझना होता है।
तो हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में इन सारे चीज़ों को जानने का क्रमिक ढंग से प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या था। पॉलिटिकल कंडीशंस, अब देखिए राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। जैसा हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए हमें मुख्य रूप से उसके पुरातात्विक जो अवशेष है, आर्कोलॉजिकल जो भी अवशेष है, उसी पर निर्भर होना होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट मिला भी तो उसको पढ़ने में हमको सफलता नहीं मिला है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इसकी समकालीन सभ्यता थी, तो वहाँ के अभिलेख से अगर कुछ जानकारियाँ भी मिलती है तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलता है, जिसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान सकते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जिसका हमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला और ना ही कोई विदेशी सोर्स से जानकारी मिला, तो उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस, उसके रिलीजियस कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशंस, उसके डाउनफॉल, उसके जो विशेषताएं थी, इम्पोर्टेंस था, उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे उस अवशेषों के सोच और उस अवशेषों की उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उस अवशेष के महत्व के आधार पर। जैसे अगर मंदिर है और अगर पटना में मंदिरों की संख्या मस्जिदों से ज़्यादा है, और मान के चलिए कि अगर बाद में पटना की खुदाई होगा और कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं उपलब्ध होगा, तो क्या पता चलेगा कि पटना में मंदिर में पूजा करने वाले लोगों की संख्या मस्जिद में इबादत करने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा रहा होगा। लेकिन किसी खास मोहल्ला में अगर ज़्यादा मस्जिद मिलता है और मंदिर नहीं मिलता है, तो वहाँ यह रिसर्च किया जाएगा कि यहाँ पर मस्जिद में पूजा करने वाले लोगों की संख्या, यानी बिना मूर्ति के पूजा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा था। अब वहाँ से कोई कब्रगाह मिलेगा तो पता चलेगा कि यहाँ के लोग क्या करते थे कि सबको जलाते नहीं थे, बिल्कुल दफनाते थे। और हिंदू बहुल क्षेत्र से मिलेगा तो वहाँ जलाने की प्रमाणी मिलेगा, तो भाई वहाँ वो जलाया करते थे। तो इतिहास को, जैसे मैंने बताया कि इतिहास एक रिसर्चियल सब्जेक्ट है, तो इसमें रिसर्च किया जाता है। अब उसी रिसर्च के आधार पर इसके पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हम समझेंगे। तो सिंधु घाटी के पॉलिटिकल कंडीशन को समझने से पहले इसके हम भौगोलिक कंडीशन को देखेंगे थोड़ा सा। जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह करीब 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। करीब 13,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। अब करीब यह 15 लाख के आसपास चला गया है। करीब 2800 स्थलों की खुदाई हो चुका है अभी तक। इसका सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में चिनाब नदी के तट पर है। इसका सबसे दक्षिणी स्थल जो है वह दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1400 के आसपास अभी है। ठीक है, बाय रूट। पूरब से पश्चिम का जब हम देखते हैं तो सबसे पूर्वी स्थल जो है इसका आलमगीरपुर है, जो यूपी में मेरठ में हिंडल नदी के तट पर है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है वह सूत का गेंडोर। ठीक है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, अब इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए तो निश्चित रूप से क्यों न कोई पॉलिटिकल व्यवस्था स्ट्रक्चर रहा होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई जो हुआ है
उन खुदाई से कोई भारी हथियार नहीं मिला है। तो भारी हथियार नहीं मिलना यानी कहीं से तलवार तक नहीं मिला है। सोच लीजिए, तलवार नहीं मिला है। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से किस प्रकार का अस्त्र नहीं मिला है, तो तलवार की प्राप्ति नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग किया गया था, उसकी जो बिजनेस व्यापार का जो स्थिति था, इन सब के आधार पर इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। और इस सभ्यता की एक खासियत थी कि यह सभ्यता ज़्यादा लड़ाई संग्राम पर ध्यान नहीं देती थी। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था, राजनीतिक नेतृत्व था, वह वणिक या व्यापारिक वर्गों के हाथों में था। क्योंकि वणिक और व्यापारी वर्ग जो लोग होते हैं वह शांति प्रिय होते हैं, और शांति प्रिय होने के कारण वणिक और व्यापारी वर्ग के लोगों के हाथों में यह राजनीतिक स्थिति रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो इसकी दो क्षेत्र था, या इसकी ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है, यानी इसको जुड़वा राजधानी कहा गया है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े प्रशासनिक भवन सब का प्रमाण मिला है। तो इसके आधार पर इसके पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी इसको समझ लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब राजनीतिक नेतृत्व पूछेगा तो सीधा मार देना है एग्जामिनेशन में कि वणिक या व्यापारिक वर्गों के हाथों में इसका राजनीतिक नेतृत्व था, क्योंकि अधिकांश इतिहासकारों ने अपने रिसर्च के आधार पर इसी थीम को एक्सेप्ट किया है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इतिहासकार पिगमट के अनुसार इसकी जुड़वा राजधानी थी, क्योंकि यहाँ से अनेक प्रशासनिक कार्यकलापों के लिए बड़े बड़े भवनों वगैरह का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसकी भौतिक स्वरूप इस बात की संकेत देता है कि हो सकता है कि यह दो शहर इसकी जुड़वा राजधानी रहा होगा। तो इस तरह से हम समझ लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या था। अब हम लोग समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या था। अब धार्मिक जो है सो रिलीजियस कंडीशन क्या था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के खुदाई से भारी मात्रा में मातृदेवी की प्रतिमा मिला है। तो मातृदेवी की प्रतिमा मिलने के कारण जो है यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मातृदेवी की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। क्यों करते थे ये बात नहीं देखना है, देखना यह है कि भारी मात्रा में मातृदेवी की प्रतिमा मिला है। लेकिन ये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे, ये लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, पक्षियों का भी पूजा करते थे, उर्वरता के देवी के रूप में धरती की भी पूजा किया करते थे, जल पूजा भी करते थे, नाग पूजा भी करते थे। यानी ये लोग विभिन्न देवी देवताओं को पूजा किया करते थे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है। अब इस मोहर में योग मुद्रा में पद्मासन की स्थिति में जो पशुपति महादेव को दिखाया गया, जिस ऊपर में सिंह किए हुए हैं, और वह विभिन्न जो है सो जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, जैसे हाथी है, गैंडा है, बाघ है, हिरन है, नीचे में 2 मोर है, ठीक है, भैंसा है, यानी 5 जीव है, जबकि जीवों की संख्या 6 है, और पक्षी 2 है, 2 मोर है। अब ये दिखाता है कि ये लोग पशुपति महादेव की भी पूजा करते थे। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य देव कौन थे। तो चूँकि मातृदेवी नहीं है तो आराध्य देव कौन थे,
तो देव में पशुपति महादेव आंसर हो जाएगा। ये लोग भगवान शिव के लिंग और योनि के रूप में भी पूजा करते थे। उत्पादकता के रूप में लिंग और योनि की पूजा भी, जैसे भगवान शिव का भी लिंग रूप है, ठीक है, तो लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। अब हड़प्पा में देखेंगे कि हड़प्पा से के एक मुहर से एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी को यानी भूमि को उत्पादकता के देवी के रूप में भी पूजा किया करते थे। अब मोहनजोदड़ो से महास्नानागार मिला है, इससे यह पता चलता है कि शायद ये लोग जल पूजा भी किया करते थे, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का हम देखते हैं कि ये लोग पक्षी के रूप में पाख्ता पक्षी के भी पूजा करते थे, क्योंकि मोरों पर अनेक चित्र मिला है, प्रमाण मिला है। कुंवर वाला सांड या बैल जो है, या इनके मुहर पर बहुतायकता से मिला है, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि ये लोग जो है इनके जीवन में कुंवर वाले सांड का विशेष महत्व था, यानी वे इनके लिए पूजनीय थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले पीपल की पूजा शुरू किया था। जैसे आज भी हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत हम देखते हैं कि शनि ग्रह के में जिसको लगता है, या ज्योतिषी जिसको बताते हैं, या कुछ लोग अपनी इच्छा से भी प्रत्येक शनिवार को जाते हैं और पीपल में जल ढालते हैं। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पीपल के लोग पूजा करते थे। अब इससे क्या पता चलता है, तो ये लोग पर्यावरणविद भी थे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फॉर्मेशन कोई प्लांट करता है तो भारी मात्रा में पीपल करता है, ठीक है। पीपल विभिन्न जीव जंतुओं के लिए एक प्राकृतिक आवास भी उपलब्ध कराता है, पक्षी पक्षियों के लिए आवास भी उपलब्ध कराता है। तो पर्यावरण के लिए पीपल क्या है, बहुत ही उपयोगी है। लेकिन मानव तो ठहरा स्वार्थी, बिना स्वार्थ का तो कोई काम वो कर नहीं सकता है। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने पर्यावरणविद थे और कितना साइंटिफिकल रीजन था। जैसे इंसान को क्या होता है कि जो काम वो खुद नहीं कर सकता उसको आप रिलीजन से बांध दो, वो काम करेगा, ठीक है। आज भी आप देखिए तो पीपल को कोई जल ढालने जाएगा। पीपल क्या है, जिसका न तो प्लांट जो होता है फर्नीचर का काम करता है, ना वो फल देता है। तो मानव तो मतलब ही है वो क्यों जल ढाले। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम बना दिया कि भाई शनिचरा ग्रह का प्रकोप कम करना है तो जाइए पीपल में जल ढालिए। अब लोग इसी के लिए पीपल में जल ढाल रहा है। पीपल एक बड़ा प्लांट है, उसको पानी की ज़रूरत भी है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, उद्देश्य रहा होगा कि पर्यावरण की रक्षा करना। अब आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद पीपल में जल ढालना बंद नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि धर्म जो है वो विश्वास से कायम होता है। तो शुरू में तो पीपल में वैसे ही जल ढाला गया था, लेकिन लाखों लोगों ने हजारों साल से, लाखों लोगों ने हजारों साल से जो पीपल में जल ढाला, वो एक विश्वास बना, और वह विश्वास एक पॉजिटिव शक्ति के रूप में आ गया है। और वो पॉजिटिव शक्ति क्या है कि अब वास्तविकता में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए अगर आप पीपल में अब जल ढालते हैं तो वास्तविक रूप से आपको क्या होगा, इसका लाभ होगा। आपकी जो काम बिगड़ रहा है वह काम बनना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में तो इसको लाया गया था पर्यावरण की रक्षा के लिए, लेकिन लोगों ने जो विश्वास कायम किया। भगवान क्या होते हैं, भगवान क्या होता है, भक्तों से बनता है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लाखों साल तक, हजारों साल तक उस पर माइंड कंसंट्रेट करते हैं, तो वो माइंड कंसंट्रेट करने के बाद क्या होता है कि वो पावरफुल हो जाता है। अब बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो आपकी मन्नतें पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मास लेवल पर, ज़्यादातर लेवल पर लोग वहाँ आते हैं इस विश्वास के साथ कि इस मंदिर में आएंगे तो हमारा बना हुआ काम बिगड़ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यह विश्वास क्या किया है कि उसको एक पॉजिटिव सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर जब वहाँ आप जाते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी से आप लाभान्वित हो जाते हैं। तो आज जो हम अपने समाज में देखते हैं कि पीपल की पूजा हो रहा है, वृक्ष जो पूजा हो रहा है, इसकी परिपाटी
इसकी परिपाटी सिंधु घाटी सभ्यता से आ रहा है। यानी पीपल का पूजा सिर्फ पीपल की पूजा नहीं दिखाता है, वह दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पर्यावरणविद भी थे। पर्यावरण के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक भी था और तार्किक भी था। तर्क के आधार पर उन्होंने लोगों को वृक्ष पूजा के लिए प्रोत्साहित किया था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग हम देखते हैं कि वृक्ष पूजा करते, कृतज्ञ थे। ठीक है, अब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की एग्रीकल्चर काम करते थे। अब एक मुख्य पेशा जब पूछा जाता है एग्जाम में, तो मुख्य पेशा इनका एग्रीकल्चर था और सेकंड पेशा इनका ट्रेड था, व्यापार था। तो एग्रीकल्चर की जब काम करते थे तो उसमें तो बैल का ज़्यादा उपयोग था, तो उस बैल की ये लोग पूजा करते थे। आज भी आप हिंदू समाज में देखेंगे कि हमारे यहाँ पशु की पूजा होता है। आप देखेंगे कि दीपावली के एक दिन के बाद हमारे यहाँ पशुओं को, अब संविधान उसको तोड़ के आप देखिए, तो किसी भी देश में जो व्यवस्थाएं संचालित होती है, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, इसको संचालित करने के लिए जो कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, उस नियम के संग्रह को ही, उसके दस्तावेज को ही हम संविधान कहते हैं। यानी कोई भी सभ्य देश जो अपनी शासन व्यवस्था को चलाना चाहता है तो वो मनमानी ढंग से नहीं चलता है, एक निश्चित नियम के हिसाब से चलता है और उसी को एक पुस्तक का रूप दिया जाता है, दस्तावेज का रूप दिया जाता है, उसी को हम संविधान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सवाल होता है कि भारत के लिए कब संविधान बना और भारत के लिए संविधान बनाने की आवश्यकता क्या हुई, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। अब इन विभिन्न टर्मोलॉजियों के बारे में भी हम लोग क्रमिक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि हमने यह बताया कि संविधान जो होता है उसी के आधार पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कार्य करती है। अब ये कार्यपालिका कौन कहे, तो जो कार्य करे, जो प्रशासन चलाए, उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आप बीपीएससी कंप्लीट करके जाके अधिकारी बनेंगे तो आप कार्यपालिका का हिस्सा हुए। हमारी जो सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, और स्टेट में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, यह भी कार्यपालिका ही है। और जो आप अधिकारी बनेंगे तो वह भी कार्यपालिका ही होंगे, और जो कोई क्लर्क के रूप में काम करता है तो वह भी उस कार्यपालिका का ही हिस्सा है। लेकिन ये कार्यपालिका किसके हिसाब से काम करेगा, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से। अपना मन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपना मन से कुछ उल्टा पुल्टा कैसे कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका हुए, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है वह अस्थायी कार्यपालिका होता है। जो चुनाव के बाद वह चुन के आता है, चुनाव में जनता रिजेक्ट कर देता है, उस कार्यपालिका का समाप्ति हो जाता है। दूसरा होता है विधायिका, जो विधि बनाए उसे हम विधायिका कहते हैं। जैसे हमारे देश में विधि कौन बनाता है, तो हमारे देश में विधि बनाता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट इशू के विषय पर कौन बनाता है, तो विधानसभा, विधान परिषद, यह कानून बनाता है। तो जो विधि बनाए, और विधि कैसा बनाएगा, तो संविधान में जो बातें लिखा गया है उसके हिसाब से ही हम कानून बना सकते हैं, तो उसी को हम विधायिका कहेंगे। ठीक है। तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी कैसे काम करेगा, जैसे अब मारपीट का छोटा सा केस है तो न्यायपालिका किसी को फांसी पर चढ़ा देगा, अरे जो प्रावधान होगा उसी के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के लोग हैं या हमारे देश के कानून के अंतर्गत जो विदेशी लोग भी हैं, तो इन लोगों को जो वह संविधान जो अधिकार देता है, संविधान जो व्यवस्था देता है, वह व्यवस्था उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कार्यपालिका विधायिका तो गलती नहीं कर रही है। इन सारे चीज़ों के आधार पर न्यायपालिका न्याय देने के काम करता है। यानी ये कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो, ये सभी के सभी संविधान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। इसलिए हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में से निम्न में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे ऊपर कौन है, और विकल्प में दिया रहता है भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। फिर देगा कि हमारे संसद, फिर तीसरा विकल्प दे देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और चौथा विकल्प दे देता है हमारे देश के बजरंग बली, पांचवा विकल्प दे देता है कि हमारे देश के संविधान। बीपीएससी में क्या करता है, किसी में से वो विकल्प हटा देगा, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? तो संविधान होगा। यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना तो कार्यपालिका है, ना राष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री है, ना सुप्रीम कोर्ट का जज है। सबको संविधान के हिसाब से काम करना है। जैसे हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गया है, कोविड के दौरान और बढ़ गया। अब हमारी सरकार अभी संसद में जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वह संसद में एक बिल लेके आ जाए कि भाई भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए भारत के 25 लाख युवाओं को तत्काल फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो क्या विधायिका को विधि बनाने का अधिकार है? तो क्या विधायक जो है तो सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि कानून तो विधायिका बना रहा है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहुमत है सरकार को, तो फांसी पर चढ़ा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि यह न्यायपालिका है जिसको अधिकार दिया गया है कि वह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम हो रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसको वह देखे। सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस बात का वह देखेगा, उसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पीठ है वह देखेगा कि किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि भारत में जीवन जीने का अधिकार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न डिसीजन में कहा है कि भारत के लोगों को सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने यानी प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। और कुछ एक निश्चित प्रावधान के अंतर्गत ही जब कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है, रेयर एंड अरेस्ट का मामला आता है, तभी उसको जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ वह क्या करेगा कि इसको रोक देगा, कहा कि नहीं, हमारे देश के संविधान के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। जब तक आप कोई जघन्य अपराध नहीं करते हैं तब तक न्यायालय के माध्यम से आपको फांसी नहीं चढ़ा दिया जाता है, आपको पूरे मानवीय अधिकारों के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो संसद में यह कानून बनाया है, यह कानून इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ गया? तो सबसे श्रेष्ठ कौन है हमारे देश में? तो संविधान है। तो आपने यहाँ कार्यपालिका समझ लिया, विधायिका समझ लिया, न्यायपालिका समझ गया, और संविधान किसको कहते हैं वह बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी संविधान किसी देश की वह कानूनी दस्तावेज होता है जिसके आधार पर उस देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कार्य करती है, उसी को हम संविधान कहते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भारत के लिए पहले संविधान था?
तो जैसा हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? भारत गुलाम था। हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, हम उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, और संविधान को हमने जितना अभी तक समझा, संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान हमारे कर्तव्य बोध का एहसास कराता है, ये सारा चीज़ संविधान है। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में जो शासन करने के लिए आया था, वह भारतीयों के कल्याण करने के लिए नहीं आया था, वो भारतीयों को लूटने के लिए आया था। तब भला हुआ भारत के लिए क्यों संविधान बनाए? इसलिए हमारे देश के लिए कोई संविधान नहीं था। हाँ, वो बीच बीच में नियम कानून जरूर बनाते रहता था, और वह भी अपने सुविधा के अनुकूल, जिससे वह भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लूट सके, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बना सके, दरिद्र बना सके, शोषण कर सके, भारतीयों के ऊपर जुल्म ढा सके और अपनी स्थिति को वह मजबूत कर सके। इसलिए भारत के लिए कोई संविधान नहीं था। लेकिन आप जैसे पढ़ेंगे इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ। अब 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ ही भारत में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो गई, और इसी नेशनल मूवमेंट के तहत भारत में धीरे धीरे भारतीयों के अधिकारों की मांग होने लगा, और इस मांग को देखते हुए भारत के लिए एक संविधान की मांग भी शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेज भारतीयों को कुछ देना तो चाहता नहीं था। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के लिए एक संविधान की मांग किया, लेकिन इस संविधान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में भारतीयों के लिए एक ऐसी संविधान की मांग किया जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो। एम.एन. राय ने भारतीयों के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग किया। स्वराज पार्टी ने संविधान की मांग किया, जिसको अंग्रेज़ों ने खिल्ली उड़ाया कि भारतीय तो भाई अपना संविधान बना ही नहीं सकता है, क्योंकि संविधान जो है वह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था में उस देश के हर नागरिक की उन्नति की प्रावधान होता है, और भारतीयों में ना तो यह काबिलियत है और ना ही यह सामंजस्य है कि वह अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सकता है। अब उसको मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने 1928 ईस्वी में एक संविधान बनाकर ही सर्वदलीय मीटिंग करके एक संविधान बना के ही अंग्रेज़ों के सामने पेश कर दिया। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कांग्रेस पार्टी ने 1935 में संविधान की मांग किया, फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग किया, कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर आप संविधान बनाइए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, पेंच फंस गया। 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब बिना भारतीयों के पूछे हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। अब उसको भारतीयों की समर्थन जरूरत है। नेशनल मूवमेंट तेजी से शुरू हो रहा था, भारत में अंग्रेज़ों का विरोध होना शुरू हो गया। अब उस समय में लॉर्ड लिनलिथगो था, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों को यह आश्वासन दिया पहली बार कि हम आपके लिए जो है सो एक संविधान जो है सीमित संविधान, यानी सांकेतिक रूप से मांग को स्वीकार किया कि हम आपके लिए एक संविधान का जो विचार करेंगे। लेकिन भारतीय मानने को तैयार नहीं था। फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। इस क्रिप्स मिशन ने भी इस विचार को दोहराया, लेकिन गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक का कि इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत वादा किया था। गांधी जी अंग्रेजी सेना में बहाल करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित कर रहे थे, जिनके कारण गांधी जी की आलोचना भी हुआ था।
गांधी जी को यह लगता था कि अंग्रेज़ों को हम सहायता करेंगे तो यह अंग्रेज़ हमको बहुत सुविधा प्रदान करेगा, भारतीयों के लिए अच्छी शासन व्यवस्था को लाएगा और धीरे धीरे भारत की जो आज़ादी की मांग है वह पूरा हो जाएगा। विरोधी गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कहने लगा था, लेकिन ये अंग्रेज़ था जो काम निकलता था और गिरगिट के तेज जो रंग बदलता है उसके तेज गति से रंग बदल लेता था। अब कोई भी इस ब्रिटिश सरकार पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, चाहे वह अगस्त प्रस्ताव हो, क्योंकि अगस्त घोषणा जो किया गया था मॉन्टेग्यू का, ठीक है, तो उस अगस्त घोषणा का भी कुछ परिणाम नहीं आया था। भारतीयों को उसके बदला में जालियांवाला बाग मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त जो प्रस्ताव था, इस अगस्त प्रस्ताव को किसी ने जो है इस पर विश्वास नहीं किया। क्रिप्स मिशन आया, उस पर विश्वास नहीं किया और भारतीयों का नेशनल मूवमेंट तेज़ी से चलता रहा। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, उसमें मित्र राष्ट्र विजय हो गया, इसमें इंग्लैंड भी शामिल था। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वार इतनी भयावह वार था कि विजेता को भी इतना ज़बरदस्त घाव दे दिया था कि अब उसके लिए भारत में शासन करना एक जटिल कार्य था। वो भारत में शासन नहीं कर सकता था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा था विश्व के अनेक कंट्री से कि भारत को आप आज़ाद कर दो। भारत में रोज़ नेशनल मूवमेंट में रोज़ हिंसा हो रही थी, जगह तगह जोड़ तोड़ चल रहा था। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन की इतनी भयावहता थी कि इंग्लैंड के अंदर से भी आवाज़ आने लगी थी कि अब भारत में को स्वतंत्र करने में ही उचित होगा। वहाँ का लेबर पार्टी सत्तारूढ़ हो चुका था, उसका भी कहना था कि अब भारत के ऊपर शासन करना उचित नहीं लग रहा है। भारत में अंग्रेज़ों ने जो है बीज बोया था हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ताकि वो अपनी शासन को चला सके, जिसमें उसने सर सैयद अहमद खां को पहले खड़ा किया, फिर उसने बंगाल का विभाजन किया, फिर उसने मुस्लिम लीग की स्थापना किया, फिर उसने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया, फिर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रमोट किया। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच इतनी गहरी खाई बना दिया, जगह जगह सांप्रदायिक दंगा हो रहा था। तो एक नहीं अनेकों चीज़ें घटित हो रही थी। अब अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल था हिंदुस्तान में शासन करना। अब उसको लगा कि नहीं, अब हिंदुस्तान पर शासन करना इतना आसान नहीं है। अब उसने ये गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि भारत को आज़ाद अब करना होगा और वह भी जल्दी करना होगा। लेकिन अब सवाल पैदा हुआ कि आज़ाद भारत कैसे चलेगा, आज़ाद भारत की शासन कैसे चलेगी। अंग्रेज़ों के ऊपर जो तोहमत लगाया गया था, जो उसने भारतीयों को विखंडित कर दिया है, हिंदू और मुसलमानों के बीच उसने गहरी खाई स्थापित कर दिया है, भारत में जो खून की होलियां खेली जा रही है, यह अंग्रेज़ों की शासन नीति का ही परिणाम है। हिंदू मुसलमान जगह जगह जो लड़ रहा है वो अंग्रेज़ों की तो जो कारण हुआ है। अब इससे अंग्रेज़ भी थोड़ा सा विचलित हुआ और उसने अंतिम में एक प्रयास किया और उसने कहा कि नहीं, हम भारत को नहीं बांटेंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ वो चलने का प्रयास किया। और उसने भारतीयों की जो वर्षों की मांग थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, उस मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन को 1946 ईस्वी में 1945 में गठित किया और 46 में भारत भेजा, जिसमें 3 सदस्य थे, सर स्टूफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और इस कैबिनेट मिशन ने भारतीयों की मांग को स्वीकार किया और भारतीयों की मांग को स्वीकार करने के बाद अपना इसने सुझाव प्रस्तुत किया और सुझाव प्रस्तुत करके इसने कहा कि भारतीयों की संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, और दूसरा कि इसके निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इस तरह से भारत के संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय के लिए संविधान की जो मांग है, वह संविधान के मांग को जो है पूर्ण रूप से
किस आयोग के द्वारा स्वीकार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया था? क्योंकि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर रस्टरफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और यह तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है इंटरनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, और उस फॉर्मेशन के बाद और इधर संविधान की निर्माण की मार्ग को भी प्रशस्त किया गया। और इस तरह से कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत के संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ। और किसके कमेटी के सुझाव पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन कमेटी के सुझाव पर हुआ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे हमको देखना है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि जैसे अब इसको समझना है थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। अब देखिए कि ये संविधान का निर्माण कैसे शुरू होता है, और एक संवैधानिक इतिहास की घटना को भी हम लोग देखेंगे। तो संवैधानिक इतिहास के घटना को जो हम लोग देखेंगे, जैसे हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज आया था तो वो व्यापार करने के लिए आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जब 1707 ईस्वी में मुग़ल शासक औरंगज़ेब का मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो भारत का पॉलिटिकल कंडीशन बिगड़ते चला गया और भारत की राजनीतिक एकताएं समाप्त हो गई। अब अंग्रेज़ों को लगा कि हिंदुस्तान पर अगर शासन करना है तो वह धीरे धीरे शासन कर सकता है। अब वह एक व्यापारी से भारत का भाग्य विधाता बनने का सफ़र शुरू किया। और हमने देखा, अब इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1757 ईस्वी का पलासी का युद्ध हो, या 1759 ईस्वी का बैदरा का युद्ध हो, या 1760 ईस्वी के बांडीवास का युद्ध हो, या 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध हो। इन युद्धों ने यह निश्चित कर दिया कि बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की शासन बन जाएगी। 1761 ईस्वी का एक युद्ध था, पानीपत का युद्ध। इसने भी यह पानीपत का 3rd युद्ध, इसने भी यह डिसाइड कर दिया था कि हिंदुस्तान पर कौन शासन नहीं करेगा, यानी अंग्रेज़ों के लिए शासन के मार्ग को इसने प्रशस्त कर दिया। इस वजह से हम देखते हैं कि बंगाल जो मुग़लों के समय का सबसे जो है सो धनी सूबा हुआ करता था, जिस पर बंगाल के नवाब का शासन बाद में स्थापित हुआ। अली वर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग तक कहा जाता था, यानी उस स्वर्ग पर अंग्रेज़ों ने अधिकार प्राप्त कर लिया और यहाँ से अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को वह धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। अब इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शासन चलाने के लिए कैसे वह शासन चलाएगा, तो उसके लिए समय समय पर जो नियमावली बना उसको हम लोग विभिन्न एक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जिसको हम अलग अलग ढंग से आपको पढ़ाएंगे। जिसमें हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, 1792 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1809 ईस्वी का एक्ट पढ़ेंगे, 1811 ईस्वी का 13 ईस्वी का, 1833 ईस्वी का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 ईस्वी का एक्ट, 1919 ईस्वी का एक्ट और 1935 ईस्वी का एक्ट, 1947 ईस्वी का एक्ट। यानी इन विभिन्न एक्टों के माध्यम से हम लोग इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब जो पॉलिटिकल जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रमों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि
ये एक्ट को हम विभिन्न एक्ट के रूप में धीरे धीरे आपको हम समझाएंगे। इन एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने को शासन स्थापित किया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन उसको हम लोग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे और एक एक दो दो को पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो जो संविधान बना तो उससे पहले का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ मुख्य रूप से जो हम लोग ध्यान देंगे वह संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ और संविधान का निर्माण होने के बाद संविधान जो बना उस संविधान से एग्जामिनेशन में क्या क्या प्रश्न आता है, जिसको हम लोग चैप्टर वाइज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि संविधान, अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब उससे पहले सबसे पहले समझिए कि संविधान के निर्माण के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसको संविधान सभा कहा गया। अब यहाँ समझना है कि किसी भी देश का वो संविधान तब बेहतर संविधान माना जाता है जब उस देश के लोगों के द्वारा आपसी सहमति से उस संविधान का निर्माण हो और उस संविधान के माध्यम से सभी लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी योग्यता के अनुरूप उसको प्राप्त हो सके, उसकी प्राप्ति कर सके। यानी उसको लगे कि इस संविधान के माध्यम से वह हर उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है जो वो अपने योग्यता और श्रम के बल पर प्राप्त कर सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तभी वह संविधान एक श्रेष्ठ संविधान माना जाता है। अब भारत में भी आप देखेंगे कि भारत के लिए जो संविधान का निर्माण हुआ तो इस बात को ध्यान में रखा गया था कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें सभी वर्ग, धर्म, जाति, क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि एक बेहतर संविधान का निर्माण हो सके। और इसी उद्देश्य के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 389 सदस्य होना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया। प्रत्येक एक सीट के लिए 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में, कि एक सीट के लिए कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के आधार पर 389 सीटों का प्रावधान किया गया। इस सीट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब 389 में 292 स्थान जो है वह ब्रिटिश राज्यों के लिए रखा गया। 4 जो सीट था वह चीफ कमिश्नरी के लिए रखा गया और बाकी 93 जो सीट था, ठीक है, वह 93 जो सीट था वह देसी रियासत के रखा गया। अब इसको समझना है कि ब्रिटिश राज क्या था। जैसे भारत का जो पॉलिटिकल कंडीशन था आज़ादी के समय, तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन स्थापित कर लिया था, वहाँ राजा महाराजा नवाब सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है, 1858 का विद्रोह जब हुआ तो उसके बाद जिस राजा महाराजा को उसने नहीं मिला सका था तो उसको रहने दिया, तो उसके ऊपर शासन होता था और अंदर से वो स्वतंत्र होता था, तो उसको देसी रियासत कहा जाता था। और 4 गो चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र था, जैसे अजमेर था, बलूचिस्तान था, ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब चीफ कमिश्नरी का 4 गो क्षेत्र था। तो ये कंडीशन था, तो ये इसमें सबको वह सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें भी उसने क्या किया कि मुसलमानों को असंतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहता था। इसलिए मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए मुसलमानों के लिए 79 सीट रखा गया। ठीक है,
कि उस पर सिर्फ मुस्लिम लीग का ही करने, उसमें सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है और उसमें वही जीत के आ सकता है। इस तरह से